कक्षा 11 जीव विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आइए बच्चों, आज क्लास का पहला दिन है। आज जीव विज्ञान के संदर्भ में कुछ चर्चाएं की जाएंगी। ध्यान से वीडियो को देखिएगा। अपने पेन और कॉपी अपने साथ लेकर के बैठिए। जहां आपको कुछ नोट करने की ज़रूरत महसूस हो, फटाफट उसको कॉपी में नोट कर लीजिए। यदि आपको कुछ पूछने या कुछ बताने की ज़रूरत महसूस हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं या आप बता सकते हैं। वीडियो से संबंधित आपको कुछ कहना है तो भी आप कमेंट में जाकर के लिख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियोस समय से मिलती रहेंगी। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे वैसे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको पढ़ने में आसानी होगी। कोई भी पार्ट आपका मिस नहीं होगा। किसी एक अध्याय के 2, 3, 4 या 5 पार्ट में वीडियो बनानी पड़ रही है, क्योंकि सिंगल वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप देखते 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 परेशान हो जाएंगे। कुछ भी याद होने के बजाय बोरियत महसूस होने लगेगी। इसलिए कम समय की छोटी छोटी वीडियो बनाने का प्रयास किया जा रहा है। फिर भी 30 मिनट से लेकर के 50 मिनट तक वीडियो हो जाती है, क्योंकि आपका सिलेबस भी बड़ा है, पाठ बड़े होते हैं और कुछ ज़रूरी जानकारी बताना भी ज़रूरी होता है। जब तक ज़रूरी बातें बताई नहीं जाएंगी तब तक कोई बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए बताना भी ज़रूरी है। कोर्स को खींचना भी ज़रूरी है। समय से कोर्स भी ख़त्म करना होता है। तो इसलिए आपको छोटी छोटी वीडियो बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा बोरियत ना हो। फिर भी वीडियो कुछ लंबी हो ही जाती हैं। ठीक है। कक्षा 11 में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पाठ्यक्रम की। ये आपका पाठ्यक्रम है। देखने में तो यहाँ पर थोड़ा है पाठ्यक्रम, परंतु यहाँ पर सिर्फ इकाई दी गई हैं। ये इकाई 1 है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के अंतर्गत जीव विज्ञान का कक्षा 11 का कोर्स है ये। इसमें पहली इकाई है सजीव जगत की विविधता। इसके अंतर्गत कई अध्याय हैं। दूसरी इकाई है जंतुओं का संरचनात्मक संगठन और तीसरी इकाई है मानव कार्य की। चौथी इकाई है जनन एवं जनन स्वास्थ्य। इसी तरह से 5वीं इकाई होती है कोशिका संरचना और कार्य। 6ठी इकाई में आप पढ़ते हैं वनस्पतियों में विविधता और 7वीं इकाई में पढ़ते हैं पौधों की संरचनात्मक संगठन। यहाँ पर आप जंतुओं का संगठन पढ़ते हैं और यहाँ पर आप वनस्पतियों का संगठन पढ़ते हैं। इसमें कोई भी इकाई को अध्यापक लोग सुविधा के अनुसार पहले पढ़ा लेते हैं, कोई भी इकाई बाद में पढ़ा लेते हैं, परंतु वर्ष पर्यंत संपूर्ण कोर्स पढ़ाने का प्रयास किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा लिया जाता है। कभी कभी विद्यालय में आकस्मिक अवकाश पड़ जाते हैं, कुछ ऐसी स्थितियां आ जाती हैं, खेल कूद या कुछ कार्यक्रम, व्यस्तता, कभी बच्चे एब्सेंट हैं, कभी टीचर एब्सेंट हैं, कभी छुट्टियां ले लेते हैं, तो इस तरह से कुछ कोर्स कभी कभी छूट भी जाता है। पर ज़्यादातर प्रयास ये रहता है कि आपको संपूर्ण कोर्स पढ़ा दिया जाए। तो ये क्लास टीचिंग के पर्पज़ से वीडियो है, ये कोई प्रोफेशनल वीडियो नहीं है। क्लास टीचिंग के अंतर्गत ये वीडियो अपलोड की जा रही हैं। और जीव विज्ञान एक बहुत ही आकर्षक विषय होता है। जीव विज्ञान का ज्ञान हर व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। जीव विज्ञान हमें जरूर पढ़ना चाहिए। जीव विज्ञान का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। जीव विज्ञान से ही जीवन का ज्ञान प्राप्त होता है कि हम अपने जीवन को सुचारू रूप से
कैसे संचालित कर सकते हैं। यदि आपको जीव विज्ञान का पर्याप्त ज्ञान है तो आप अनेक प्रकार के संक्रमण और अनेक प्रकार की बीमारियों से अपने स्वास्थ्य को बचा सकते हैं। लंबा जीवन जीने के लिए और निरोगी जीवन जीने के लिए आपको जीव विज्ञान का ज्ञान परम आवश्यक है। देश दुनिया में अनेक महामारियों का प्रकोप होता रहता है। यदि आपको जीव विज्ञान का समुचित ज्ञान है तो उन महामारियों से आपको बचने में सहायता मिलती है। जीव विज्ञान एक ऐसा आकर्षक विषय है जिसको पढ़ने में आपको कभी बोरियत नहीं महसूस होती है। जितना आप पढ़ेंगे, जितना इसकी टेक्स्ट बुक को आप पढ़ेंगे, उतना ही आपको इंटरेस्ट आता जाएगा और आप पढ़ते जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितना पढ़ गए। इससे आपको शरीर रचना के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त होता है। नौकरियों के क्षेत्र में भी जीव विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान है। जहां अन्य विषयों में सिंगल स्कोरिंग होती है, वहीं जीव विज्ञान के विद्यार्थियों को डबल स्कोरिंग का लाभ मिलता है, क्योंकि जीव विज्ञान 2 पार्ट में विभाजित हो जाती है आगे चल करके, एक जंतु विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान। जैसे किसी भी कंपटीशन में, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में यदि हर विषय से 10-10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो जीव विज्ञान से आपको 20 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। 10 नंबर जंतु विज्ञान से और 10 नंबर वनस्पति विज्ञान से। और आपको जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो एक ही जगह पढ़नी होती हैं, परंतु दोनों जगह उनका रिस्पांस मिलता है। आप जितनी जंतुओं की कार्य की है और पादपों की कार्य की है, उसमें बहुत कुछ समानता होती है। जंतुओं में जैसे शोषण होता है वैसे पादपों में शोषण होता है। जंतुओं में जिस प्रकार से प्रजनन होता है उसी तरह से बहुत कुछ सिमिलर पादपों में भी होता है, यद्यपि थोड़ी सी भिन्नता होती है। पादपों में जो निम्न कोटि के पादप होते हैं और निम्न कोटि के जंतु होते हैं उनमें काफ़ी समानता भी होती है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो दोनों जगह एक समान होती हैं, वो आपको हम धीरे धीरे पढ़ाते जाएंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा। तो जीव विज्ञान बहुत ही लाभदायक विषय है, व्यावसायिक विषय है और इसका पढ़ना विद्यार्थियों के हित में होता है। वैसे तो विद्यार्थी अपने मनपसंद विषय का चयन कर सकते हैं, सबका अपना टारगेट होता है किसको ज़िंदगी में क्या करना है, पर जीव विज्ञान का ज्ञान उन सब में से सबसे ज़्यादा अहम होता है। चलिए आगे देखते हैं और धीरे धीरे चर्चा होती रहेगी। अभी और आगे हम फिर से बताएंगे। आपको हमने कक्षा 11 का पाठ्यक्रम बता दिया है और ये ज़्यादातर पाठ्यक्रम जो है इसमें से अधिकतर जानकारी आपको कक्षा 9 में और कक्षा 10 में मिल चुकी होती है। सजीव जगत की विविधता, ये पूरी इकाई आप हाई स्कूल में पढ़ चुके होते हैं। जंतुओं का संरचनात्मक संगठन हाई स्कूल में पढ़ चुके होते हैं। मानव कार्यकी में क्या है, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रसंचरण, यही सब पढ़ना होता है। तो ये सारी बातें तो आप हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं। जनन एवं जनन स्वास्थ्य, ये भी आप हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं। कोशिका संरचना 9th क्लास में पहला पार्ट था। वनस्पतियों में विविधता, ये भी आप पढ़ चुके होते हैं। तो 11वीं क्लास बायोलॉजी में आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, इसमें कोई मेहनत नहीं करनी है। इसमें आपको जो हाई स्कूल में पढ़ा हुआ है उसी को रिमाइंड करना है बस। बहुत ही आसान है, 11वीं क्लास बायोलॉजी बहुत आसान है। इसी तरह से 12वीं क्लास में भी आप जब जाते हैं तो वहाँ पर भी बायोलॉजी कोई बहुत टफ नहीं है, लिटरेचर का विषय है। पढ़ने वालों के लिए बहुत आसान है और ना पढ़ने वालों के लिए बहुत कठिन है। यदि आपने थोड़ा भी पढ़ा इसको तो आपको बार बार पढ़ते रहिए, बस अपने आप सीख जाएंगे। और कुछ आपके अध्यापक सिखाएंगे। जहाँ आपको कठिनाई महसूस होगी वहाँ अपने अध्यापक से सहयोग लीजिए, और अध्यापक सदैव सहयोग करने को तत्पर रहते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी एक बहुत ही लाभदायक विषय होता है
इसमें आप व्यवहारिक जीव विज्ञान भी पढ़ते हैं। व्यवहारिक जीव विज्ञान का उपयोग जीवन के कई चरणों में होता है, जिससे जीवन को आर्थिक लाभ, सामाजिक लाभ, व्यवहारिक लाभ, कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। नौकरी के क्षेत्र में जीव विज्ञान की धारा से पढ़े हुए विद्यार्थियों को बहुतायत में जगह मिलने के चांस रहते हैं। कई लोग कहते हैं कि बायोलॉजी पढ़ के सिर्फ डॉक्टर बना जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर बना जा सकता है, ये बात सत्य है। कोई और विषय पढ़ के आप डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, लेकिन बायोलॉजी का अध्ययन करके आप पशुओं के डॉक्टर बन सकते हैं, इंसानों के भी डॉक्टर बन सकते हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ बन सकते हैं। बायोलॉजी पढ़ने वाले व्यक्ति हर क्षेत्र में जा सकते हैं। वो IAS PCS की सर्विस में भी अप्लाई कर सकते हैं, बैंक सेक्टर में भी अप्लाई कर सकते हैं, और रेलवे के भी सेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी सेक्टर में बहुत सारे सेक्टर होते हैं। बायोलॉजी से अगर आपने स्टडी किया है तो कोई भी सेक्टर ऐसा बाकी नहीं है। शायद एका दुक्का कहीं स्पेशल कुछ डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पर बायोलॉजी की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आप बहुत सारी जगह 98% ऐसी वैकेंसीज होती हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं यदि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट रहे हैं तो। और ख़ासकर इंटरमीडिएट तक तो हर विद्यार्थी को बायोलॉजी पढ़ना ही चाहिए। इसके उपरांत आप आगे जा करके आप अपनी सुविधा अनुसार BA में भी एडमिशन ले सकते हैं, BCom में भी एडमिशन ले सकते हैं, और BSc तो आपके मुख्य धारा है। आप इंटर बायो से करके गए हैं तो आप BSc करें। फिर भी यदि आप किसी वजह से BSc नहीं करना चाहते हैं तो आप BA कर सकते हैं, BCom भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने साइंस साइड से नहीं पढ़ा है, इंटर तक आपने आर्ट साइड से पढ़ा, आगे चल कर के आपकी इच्छा हो BSc करने की तो नहीं कर पाएंगे। आपने इंटर तक कॉमर्स साइड से पढ़ा है, आगे आपकी इच्छा हो BSc करने की तो आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपने इंटर तक साइंस से पढ़ा और उसके आगे आपकी इच्छा है कि आप BA करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, BCom करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, BSc करना चाहते हैं तो बेटर देन, बहुत ही अच्छी बात है। ये तो सामान्य चर्चा थी जो जीव विज्ञान के विद्यार्थियों को जानना आवश्यक होता है। कई विद्यार्थी कन्फ्यूजन में रहते हैं, इसलिए ये जानकारी देना ज़रूरी होता है। आज क्लास का पहला दिन है, इसलिए भी ये जानकारी देना आवश्यक था। आगे से हम इतना विवरण आपको नहीं बताया करेंगे, ठीक है। आइए अब आपके कोर्स में आते हैं। अनुक्रमण का देखिए, पहली इकाई जो थी आपने पीछे देखा था पाठ्यक्रम में, सजीव जगत की विविधता। इसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला अध्याय होता है सजीव जगत की विविधता एवं जीवधारियों का वर्गीकरण। दूसरा अध्याय होता है वर्गीकरण विज्ञान एवं द्विनाम पद्धति। तीसरा अध्याय होता है जगत मोनेरा और चौथा अध्याय है जगत प्रोटिस्टा। जगत मोनेरा में आपको जीवाणुओं के संदर्भ में पढ़ना होता है। जीवाणु क्या है, कहाँ रहते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, और ये कैसे इन्फेक्शन पैदा करते हैं, कौन से लाभदायक जीवाणु हैं, कौन से हानिकारक जीवाणु हैं, जीवाणुओं की संरचना क्या होती है, जीवाणुओं के प्रकार क्या होते हैं। इसके बाद जगत प्रोटिस्टा में आप पढ़ेंगे प्रोटोजोआंस, जंतुओं के बारे में और पौधों के बारे में। तो जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत संघ प्रोटोजोआ आता है। इसमें अमीबा जैसी बहुत सारे प्राणी होते हैं। जो मलेरिया का परजीवी होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, वो भी इसी संघ के अंतर्गत आता है। अमीबा, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमीबा जिंजिवालिस और यूग्लिना पैरामीशियम, इस प्रकार के सभी जंतु संघ प्रोटोजोआ में आते हैं, और संघ प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा का ही एक संघ है। आगे पांचवा अध्याय दिया गया है जंतुओं के प्रमुख लक्षण और जंतु जगत का वर्गीकरण। पूरी जीव विज्ञान का ये आधार है। जंतुओं के प्रमुख लक्षण और जंतु जगत का वर्गीकरण, ये जंतु विज्ञान का आधार है। इस पाठ को, इस अध्याय को आप ठीक से सीख लीजिए, आपको जंतु विज्ञान में बहुत कुछ पता चल जाएगा। इसी तरह से दूसरी इकाई दी गई है। इसी तरह से आगे जैसे जैसे हम आपको वीडियो के पार्ट अपलोड करेंगे वैसे वैसे जानकारी देते जाएंगे कौन से अध्याय में क्या पढ़ना है आपको, ठीक है।
आप इस इकाई 1 का अध्याय 1 यहाँ पर आप देख सकते हैं। अध्याय 1 सजीव जगत की विविधता एवं जीवधारियों का वर्गीकरण। इस अध्याय का कुछ पार्ट अभी हम आपको पढ़ाएंगे। शेष पार्ट जो बचेगा रिमेनिंग, उसको वीडियो के अगले पार्ट में अपलोड किया जाएगा। तो इसलिए आपको ज़रूरी हो जाता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला पार्ट जब भी अपलोड हो वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और देख लीजिए। यदि आपने वीडियो को देखा है, ध्यान से देखा है, तो आप वीडियो को लाइक भी करिए। कहीं आपको कुछ कहने, बताने, पूछने की आवश्यकता होती है तो कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट करिए। कुछ सुधार की ज़रूरत है या कुछ और आपका सजेशन है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बेहिचक लिखिए। कोई संकोच नहीं है, कोई डर नहीं है। अब हम आप लोग सामने नहीं हैं, वीडियो में स्टडी कर रहे हैं, तो आप अपने सजेशन या कुछ भी आप जो कहना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में ही आप कह सकते हैं। तो इसलिए बिल्कुल कहिए, निश्चिंत होकर के कहिए, ठीक है। आप विद्यार्थी हैं, अपनी संस्कार और मर्यादा का ध्यान रखते हुए कमेंट कीजिए। हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे जीव विज्ञान क्या है। जीव विज्ञान की क्लास है ना, तो सबसे पहले जानेंगे जीव विज्ञान क्या है। बहुत साधारण सी बात है। जीव विज्ञान विज्ञान की उस शाखा को कहते हैं जिस शाखा के अंतर्गत जीवधारियों के पोषण, स्वभाव, संरचना, आचरण, व्यवहार, प्रजनन, कार्य की, जीवन चक्र आदि का अध्ययन किया जाता है। उसी विज्ञान को जीव विज्ञान कहते हैं। नहीं समझे? दोबारा सुनिए। विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत जीवधारियों के रहन सहन, आवास, आचरण, स्वभाव, व्यवहार, प्रजनन, जीवन चक्र आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द का निर्माण किया था लैमार्क ने सन 1802 ईस्वी में। जीव विज्ञान, इसको अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी जो है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो आपको मिलता है बायोस। बायोस मतलब BIOS बायोस, और LOGOS लोगोस। बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब होता है जीवन, और लोगोस का मतलब होता है व्याख्या या ज्ञान। जीवन की व्याख्या या जीवन का ज्ञान जिन शब्दों से प्राप्त होता है, उन शब्दों का संयुक्त नाम है बायोलॉजी। बायोलॉजी हिंदी में इसी शब्द का अर्थ होता है जीव विज्ञान। अब चूंकि जीव विज्ञान जीवन विज्ञान है, तो आप जानते हैं कि इस संसार में, इस पृथ्वी पर जीवन का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। समुद्र तल के 8 किलोमीटर नीचे तक और समुद्र तल के 6 किलोमीटर ऊपर तक जीवन का अस्तित्व है। ये 14 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है, इसमें जीवन विद्यमान है। इसमें सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी से लेकर के और पूर्णतया सजीव तक, मिनी क्रिएचर्स से लेकर के क्रिएचर्स और बड़े बड़े जलीय, स्थलीय और वायवीय जंतुओं तक, वनस्पतियों तक का अध्ययन किया जाता है। तो सब पूरा कबाड़ खाने की तरह से इसमें अव्यवस्थित है हमारा जीव जगत। इसका अध्ययन करने के लिए जीव विज्ञान को विद्वान वैज्ञानिकों ने 2 शाखाओं में विभक्त कर दिया। जिस विज्ञान के अंतर्गत केवल जंतुओं का अध्ययन किया जाएगा, वो जंतु चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। जिस विज्ञान के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाएगा, तो उस शाखा का नाम जंतु शास्त्र या जंतु विज्ञान
कहा जाएगा, और जिस शाखा के अंतर्गत वनस्पतियों का, पौधों का अध्ययन किया जाएगा उस शाखा को वनस्पत शास्त्र या वनस्पत विज्ञान के नाम से जाना जाएगा। तो इस तरह से जीव विज्ञान की 2 शाखाएं बन गई, वनस्पत विज्ञान और जंतु विज्ञान। आशा करता हूँ कि जीव विज्ञान क्या है इस बात का जवाब आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करेंगे सजीव क्या है। सजीव क्या है। वैसे तो सब लोग जानते हैं सजीव क्या है, लेकिन अगर लिखना पड़ जाए कि सजीव क्या है, आप लिखिए तो घबराहट होने लगती है कि सजीव क्या है, इसमें क्या लिखते हैं। देखिए, आप 2 बातें ध्यान रखिए। एक, अपने सामने मान लीजिए कि एक पत्थर रखा है, या कुर्सी है, या मेज है, तख्त है, मकान है, कुछ भी, पत्थर का टुकड़ा समझ लीजिए। एक पत्थर का टुकड़ा आपके सामने रखा है एक तरफ, और दूसरी तरफ कोई पक्षी या कोई जंतु, कीड़ा मकोड़ा है। ठीक, अब दोनों को बारी बारी से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। जो सजीव होता है उसमें कुछ लक्षण हैं, और जो निर्जीव होता है उसमें कोई लक्षण नहीं होता है। हमारा संपूर्ण संसार सजीव और निर्जीव 2 ही वस्तुओं से निर्मित है। सजीव निर्जीवों पर निर्भर है, और निर्जीवों की सजीवों के बिना कोई कीमत नहीं है। दोनों घटक जो है मिल करके इस सांसारिक जीवन को निर्मित करते हैं। सजीव वस्तुएं जो हैं उनको हम सजीव कहते हैं, ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। सजीव जो होते हैं उनका निर्माण निर्जीवों से ही होता है। कुछ ऐसे तत्व, ऐसे घटक होते हैं, निर्जीव घटक, जो एक निश्चित अनुपात में संयोग करके एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। उसका नाम होता है जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स और विटामिन, ये तत्व जो होते हैं, ये पदार्थ जो होते हैं, वो एक निश्चित और स्थिर अनुपात में संयोग करते हैं प्राकृतिक रूप से, और इनके संयोग से जीव द्रव्य का निर्माण होता है। उस जीव द्रव्य में जीवन के गुण विद्यमान रहते हैं। तो इस धरती पर, हमारे सराउंडिंग्स में जिस भी वस्तु में, पदार्थ में जीव द्रव्य पाया जाता है, और उस जीव द्रव्य में जीवन के गुण पाए जाते हैं, वो जीव द्रव्य जिस शरीर में पाया जाता है वो शरीर सजीव कहलाता है। जीव द्रव्य में सदैव सक्रिय और परिवर्तनशील क्रियाएं होती रहती हैं। यही जीवन की परिभाषा है और यही जीवन का मूल है। सजीव वही है जिसमें निरंतर सक्रिय क्रियाएं और परिवर्तनशील क्रियाएं होती रहती हैं। सजीव की यही मूल परिभाषा है, आप समझ लीजिए, पूरे अपना दिमाग में बैठा लीजिए। इस संसार में वो सब कुछ जो निरंतर क्रियाशील है और परिवर्तनशील है वो सजीव है, और जो क्रियाशील और परिवर्तनशील नहीं है वो सजीव नहीं है। और कुछ भी हो सकता है पर वो सजीव नहीं है। अब आप अपने दिमाग में कोई भी सजीव की कल्पना कीजिए। कोई पक्षी, कोई कीड़े मकोड़े, कोई कीट पतंगे, कोई जंगली पशु, घरेलू पशु, पालतू पशु, किसी भी कल्पना कीजिए, और आप देखिए कि उनमें लगातार कुछ न कुछ क्रियाएं होती रहती हैं। कोई आंख बंद कर रहा है, खोल रहा है, कोई छींक रहा है, खांस रहा है, हाथ पर हिला रहा है, सो रहा है, जाग रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, सांस ले रहा है, दौड़ रहा है, राल घूंट रहा है, आंखें खोल रहा है, बंद कर रहा है। कुछ ना कुछ तो वो करता रहता है ना। परिवर्तनशील भी रहता है। अभी यहाँ बैठा है, कल को थोड़ी देर में इधर लुढ़क गया, उधर खिसल
फिसल गया। वो जैसा भी जीवधारी है अपने स्वभाव के अनुसार परिवर्तन करेगा। यदि पक्षी है तो वो अपना परिवर्तन उड़ करके और दौड़ करके करेगा। जलीय जंतु है तो जल में अपना स्लिप करेगा, तैरेगा, फिसलेगा, रेंगेगा, है ना। कहने का मतलब है कि जो भी क्रियाशील होगा और परिवर्तनशील होगा वो सजीव है, और जो क्रियाशील परिवर्तनशील नहीं है वो निर्जीव है। और ये क्रियाशीलता परिवर्तनशीलता किसके कारण आती है? जीव द्रव्य के कारण आती है। जीव द्रव्य क्या है? निर्जीव घटकों के प्राकृतिक संयोग से निर्मित एक जैविक पदार्थ है जीव द्रव्य। हक्सले ने इसकी खोज की थी। हक्सले ने इसको जीवन का भौतिक आधार बताया था। ठीक है, इसकी खोज फेलिक्स डुजार्डिन ने की थी। हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया था। हमारे विद्वान वैज्ञानिकों ने बहुत प्रयास किया है, जैव वैज्ञानिकों ने, कि जीव द्रव्य का प्रयोगशाला में निर्माण कर लिया जाए, लेकिन वे अभी तक सफलता प्राप्त नहीं कर सके हैं। जीव द्रव्य का निर्माण लैब में संभव नहीं हो पाया है। यद्यपि ये किन घटकों से मिलकर के बना हुआ है, इस किन किन तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, इस बात का पूरा ज्ञान उन्होंने कर लिया, लेकिन उन्हीं तत्वों को उसी अनुपात में यदि मिला करके फिर से तैयार करते हैं तो जीव द्रव्य निर्मित नहीं होता है। खैर, अब आगे बात करते हैं जीवन का तात्पर्य। ठीक है, जीवन का तात्पर्य, मीनिंग ऑफ लाइफ। जीवन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जीवन का शाब्दिक अर्थ वो लक्षण है जो सजीवों को निर्जीव पदार्थों से अलग करता है। ऐसे लक्षण जो ये भेद करने में मदद करते हैं कि क्या सजीव है और क्या निर्जीव है। बस यही जीवन है। जैसा कि आपको हमने ऊपर बताया, सजीव, क्रियाशीलता और परिवर्तनशीलता, ये जीवन के लक्षण हैं। ये लक्षण जिनमें है उनमें जीवन है, और ये लक्षण जिनमें नहीं है तो उनमें जीवन नहीं है। अब सजीवों के कौन कौन से लक्षण होते हैं, कुछ लक्षणों के बारे में हम आप चर्चा करेंगे यहाँ पर। ये लक्षण केवल सजीवों में पाए जाते हैं, जिनमें से एक प्रमुख लक्षण है आकृति एवं आमाप। कोई भी जीवधारी हो उसका एक निश्चित आकृति और आमाप होता है। जैसे चूहा, चूहा जैसा आप देख रहे हैं ऐसा ही होगा। ठीक है, ये नहीं कि आप कभी चूहे को शेर की तरह का देखते हैं, कभी बिल्ली की तरह का देखते हैं, कभी वो हाथी की तरह दिखाई पड़ता है। नहीं, चूहा चूहे जैसा ही होगा, हाथी हाथी जैसा ही होगा, मनुष्य मनुष्य जैसा ही होगा। उसका एक निश्चित आकार बन गया है। ठीक है, वो उसी आकार में पहचाना जाएगा। परंतु निर्जीवों में ऐसा नहीं है। निर्जीव को आप कैसा भी बना सकते हो, निर्जीव को छोटा भी कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो, मंझोला भी कर सकते हो। निर्जीव को आप कैसा भी बना सकते हो। निर्जीव से आप कुर्सी बना लो, मेज बना लो, निर्जीव से आप खिलौना बना लो, निर्जीव से आप उपकरण बना लो। लेकिन क्या सजीव से भी सब कुछ बना सकते हो? नहीं, सजीव का अपना एक प्राकृतिक आकार, आकृति और आमाप होता है। ठीक है, तो इस प्रकार